एशिया कप का फाइनल खेलने के एक माह के बाद अब पाकिस्तान ने अगला T20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। क्या उस मैच में, उस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की ये निकम्मा मिडल ऑर्डर खेलेगा, यही निकम्मा कैप्टन खेलेगा या सब कुछ चेंज होगा? इसके हवाले से दो राय पाई जा रही हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अब जो पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट है वो तो टेस्ट सीरीज़ है। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पहला टेस्ट खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के साथ 20 से 24 अक्टूबर तक है। उसके बाद 28 अक्टूबर से 3 T20 मैचेस की सीरीज़ शुरू होगी और ये वो सीरीज़ है जो डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट का रुख है ख़ासतौर पर T20 फॉर्मेट में वो किस तरफ जाएगा। क्या हमने ऐसी ही क्रिकेट खेल के अगले 1-1.5 साल में अपने आप को उस जगह ले जाना है कि हम किसी इवेंट में क्वालिफाई ही ना कर सकें, या पाकिस्तान टीम को बेहतर करना है? पहले ये था कि बाबर आजम फाइनल नहीं जीत पाता है, एशिया कप का फाइनल हार गया, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हारा और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल हारा। तो इस वजह से कहा जाता था कि वो पाकिस्तान टीम के एज ए कैप्टन भी डिज़र्व नहीं करते और एज ए बैटर भी। लेकिन अब जो माजरा है, जो सूरत हाल है, वो उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब है। ना सिर्फ स्ट्राइक रेट का मसला है बल्कि एवरेज बहुत बुरी तरह गिर चुकी है। और हमने क्रिकेट का किसके खिलाफ खेली है? ओमान, UAE, बांग्लादेश, हांगकांग, छोटी टीमों। हांगकांग तो खैर पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं था, लेकिन तमाम हमने क्रिकेट छोटी टीमों के खिलाफ खेली है मां सिवाय इंडिया के। और उसके बावजूद हमारे बैट्समैनों का ये हाल है, जो हमने एक दुक्का कामयाबियाँ हासिल भी की हैं तो वो खालिस्तान बैट्समैनों की वजह से नहीं बल्कि बॉलर्स की वजह से हासिल की हैं। और ये एशिया कप इसकी बड़ी मिसाल है। अब बात करते हैं कि ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान टीम में कहाँ कहाँ चेंजेस दरकार हैं, फिर आखिर में कंक्लूजन करते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। शहजाद फरहान गो के टॉप स्कोरर थे एशिया कप में हमारे, और वाहिद खिलाड़ी थे पाकिस्तान के जिसने 200 से ज़्यादा रन्स किए, 2 फिफ्टियाँ की, किसी और ने 1 से ज़्यादा फिफ्टियाँ नहीं की थी। यानी कि इस एशिया कप में 4 फिफ्टियाँ बनी पाकिस्तान की जानिब से, उसमें से आधी अकेले शहजाद फरहान ने बनाई हैं। लेकिन असल मसला ये है कि उनके खेलने का अंदाज़ जो हम एक नारा लगा कर आए थे उससे मैच नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसके बावजूद इस बात के हक़ में हूँ कि शहजाद फरहान को मुसलसल मौके देने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है। अगर आप गुज़श्ता मैच देख लें, उसमें आखिरी 13 गेंदों पर 30 रन किए आउट होने से पहले। इंडिया के खिलाफ 13 गेंदों पर 30 रन यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क डाल रहे थे, लेकिन उनकी विकेट गिरते ही सूरत हाल यकसर बदल गई और पाकिस्तान के बैटर्स की लैंड लग गई। पाकिस्तान का कोई भी बैटर शहजाद फरहान के बाद इंडियन बॉलर का मुकाबला नहीं कर सका। तो इस वजह से शहजाद फरहान तो डिज़र्व करते हैं। गो के काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्हें बेहतरी लानी है, लेकिन इसके बावजूद गो के उनका स्ट्राइक रेट कोई ख़ास नहीं रहा इस पूरे इवेंट में। पाकिस्तान के टॉप स्कोरर ज़रूर थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है। और उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है फ़खर जमान। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 116 था, जबकि हम 120, 119 के स्ट्राइक रेट से खेलने वालों के ऊपर तनकीद करते रहे हैं। अलबत्ता उनका जो सबसे पॉजिटिव चीज़ थी वो किसी हद तक विकेट पर ठहरना थी। UAE की कंडीशंस में विकेट पर ठहरना ही बहुत अहम होता है, वरना आप देख लें अक्सर मैचेस में पाकिस्तान को डेथ ओवर जो हैं वो टेल एंडर्स के साथ खेलना पड़ रहे थे, जहां पर हम सिंगल डबल्स लेने के लिए की खुशी इसका इजहार कर रहे थे। क्योंकि सूरत हाल ऐसी होती है, कोई सेट बैट्समैन या स्पेशलिस्ट मैच फिनिशर जो है हमारा डेथ ओवर तक बचता ही नहीं है, सारे ऑल आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से UAE की कंडीशंस में लाजमन था कि यहाँ पर विकेट पर भी क़याम किया जाए। तो इस हवाले से 90% मार्क दिए जा सकते हैं शहजाद फरहान को। अब आते हैं दूसरे ओपनर फ़खर जमान, जो कि आखिर में वो एज ए ओपनर है सैम अयूब की नाकामी की वजह से। अब उनका सिर्फ गुज़श्ता मैच देख लें। इंडिया के ख़िलाफ़ पावर प्ले में 11 गेंदों पर 12 रन किए, 1 चौका लगाया। अब पूरे पावर प्ले में अगर आपका मैन बैट्समैन सिर्फ 1 चौका लगाए तो फिर सूरत हाल अब मुझे समझ नहीं आती कि फिर हम इसको क्या, इस क्रिकेट को क्या कहें। चलें आप इसका ये कह लें कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया होगा कि हमने विकेट नहीं देनी, और चांस भी मिले, एक आध थोड़े से चांस तो नहीं थे, लकीर है कि वो गेंद एज लेकर गई, वो सही नहीं गई। एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद पैड पर लकर उछल गई, कीपर नहीं पकड़ सका वरना स्टंप हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद फ़खर जमान की कारकर्दगी को मिला जुला कहा जा सकता है।
ये ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर आप किसी हद तक ये इत्मीनान कर सकते हैं कि इनके अपने जब ये अरूज पे आते हैं तो ये मुसलसल परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसा कि वनडे में किया है। अलबत्ता T20 में ये सवाल है कि उनकी कारकर्दगी में तो सुरसुल क्यों नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फ़खर जमान शायद अगली सीरीज़ भी खेलें। अब उससे नीचे आते हैं मोहम्मद हारिस। विकेट कीपिंग आपने गुज़श्ता मैच देखा, विकेट कीपिंग का उनका लेवल क्या है। हर मैच में उनकी विकेट कीपिंग खुलकर सामने आती है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बैटिंग की तो बात ही नहीं करें, 7 गेंदें फ़ी ये इनिंग्स खेल रहे हैं। अगर आप उनकी ओमान की इनिंग्स निकाल दें जिसमें उन्होंने 50 स्कोर की थी, तो उसके बाद उनके पल्ले बचता ही कुछ नहीं है। उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। वैसे बाय द वे यूएई की अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो यूएई में जैसा कि मैंने पहले कहा कि विकेट पर क़याम करना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्राइक रेट तो वहाँ किसी का अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के वो बैटर्स जिन्होंने 210 से ज़्यादा रन्स किए हैं, उनमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 125 से थोड़ा ऊपर है। एक शाहिद अफरीदी, दूसरे मोहम्मद नवाज़। यानी कि हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट वहाँ होता ही नहीं है। जो थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट है मोहम्मद हफीज़ का 125 का, वरना फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 118 है, बाबर आजम का 119 है, मोहम्मद रिजवान का 120 है, और बाकी जो बैट्समैन है जैसे उमर अकमल है 102 का स्ट्राइक रेट वहाँ खेले हैं। सैयद अफरान ने 116 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। सैम अयूब का स्ट्राइक रेट वहाँ पर 119 है। मैं सिर्फ एशिया कप की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर मैचेस जो कि यूएई में खेले गए हैं। तो लेकिन इन तमाम बैट्समैनों में सिर्फ 2 ही हैं जिनकी एवरेज 25 से ऊपर है। एक मोहम्मद रिजवान 53 की एवरेज, उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं बाबर आजम 40 की एवरेज। बाकी किसी की एवरेज अच्छी नहीं है। मौजूदा बैट्समैनों में तो कोई 22 तक नहीं पहुंचा, अलबत्ता शोएब मलिक 27 तक गए थे। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंडीशंस के एतबार से खेलना भी बहुत अहम होता है। अब आगे मोहम्मद हारिस का तो मैं फ्यूचर नहीं देख रहा, उन्हें टीम में नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद आकिब जावेद एंड कंपनी उन्हें मौका देती है तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से मुखलिस ही नहीं है। वो सिर्फ बॉक्स में वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपना बॉक्स निकालने के लिए, बेशक पाकिस्तान क्रिकेट कितना ही तबाह क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद हारिस को अब अगली सीरीज़ में मौका देना चाहिए। उसके बाद अगले खिलाड़ी हैं सैम अयूब। सैम अयूब ने बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बैटिंग में जो उनका असल काम था वहाँ पर वो बुरी तरह फेल हुए हैं। उसकी वजह यह है कि इस एशिया कप में, पूरे एशिया कप में सिर्फ 1 छक्का लगा सके हैं, और 7 इनिंग्स में उनकी जो एवरेज है 5 रन फी इनिंग्स है, और फी इनिंग्स औसतन सिर्फ 5 गेंद, हर 5वीं गेंद पर आउट हो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बुरी क्रिकेट, इतनी बुरी बैटिंग शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने की हो और उसको इतने चांसेस भी मिले हों। जिसने 2 से 3 इनिंग्स में नाकामी दिखाई वो टीम से बाहर हुआ है। लेकिन सैम अयूब इस लिहाज से लकी हैं कि अक्सरियत उन्हें समझती है कि वो बहुत बासलाहियत हैं, और दिखता भी है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो मुसलसल फेल हो रहे हैं, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि सैम अयूब को मज़ीद मौके देने चाहिए। ठीक है, आप उन्हें थोड़ा डोमेस्टिक मैचेस में ले जाएँ और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनकी तकनीक के ऊपर काम करें, उनको पॉलिश करके टीम में लें। ये नहीं हो सकता कि आप टीम में खेलते रहिए, कोई प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है। ये नेट प्रैक्टिस नहीं हो रही, यहाँ पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको, आपके साथ अवाम के 25 करोड़ अवाम के जज्बात जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप ये बहाना नहीं कर सकते कि अभी बच्चा है, टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। जिस खिलाड़ी को खेलना होता है खुद को, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं चलता। इसकी मिसालें मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन हमारे यहाँ एक उल्टा सिस्टम है। एक ऐसा टैलेंट है जो परफॉर्म नहीं करता, और एक सीरीज़, एक मैच की बात नहीं है, मुसलसल फेल हो रहे हैं। मोहम्मद हारिस भी, सैम अयूब भी, सलमान अली आगा भी, लेकिन इनके अंदर टैलेंट है। अब मुझे समझ नहीं आती, गुज़श्ता मैच देख लें, 2 लेफ्ट हैंडर लगे हुए थे और बॉलिंग नहीं करा रहे आगा सलमान। यार फिर आपकी कैप्टनसी कहाँ है? तो एक तो आपकी अपनी कारकर्दगी, ऊपर से कैप्टनसी के फैसले। ये किसी भी तरह बंदा पाकिस्तान टीम, जो T20 टीम है, उसमें पानी भरने के काबिल भी नहीं है। अगर उसको तौलिया उठाने के लिए रखा जाए, यकीन करें ये इस काबिल, इस एहलियत में पूरा नहीं उतरता ये। तो मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं ने आखिर सलमान अली आगा के अंदर क्या देख लिया, किसकी ऐसी कॉल आ गई थी कि इसको कैरियर का पहला मैच भी एज ए वाइस कैप्टन खिला दिया।
पहले ही मैच में, पहली ही सीरीज़ में कैप्टन भी बन गए। एक मैच में रिजवान को रेस्ट दिया गया, अगली सीरीज़ में रिजवान को मुकम्मल तौर पर बाहर बिठाकर एज ए कैप्टन भेजा गया जिम्बाब्वे में। वहाँ पर भी पाकिस्तान को एक T20 मैच में शिकस्त हुई। अब मुझे समझ नहीं आती कि सलमान अली आगा को आखिर किस कारकर्दगी की बुनियाद पर, किस छुपे हुए टैलेंट की बुनियाद पर कैप्टन बरकरार रखने की बात हो सकती है। मुझे लगता है कि उनको फौरी तौर पर टीम से, ना सिर्फ कैप्टनसी से, टीम से निकाल बाहर करना चाहिए। अब उनकी जो कारकर्दगी रही है, पूरे टूर्नामेंट में 1 छक्का है, 4 चौके हैं, 7 मैचेस में उनकी एवरेज है 12 की, स्ट्राइक रेट है 80 का। और ये कहते हैं कि हाँ, मॉडर्न डे क्रिकेट के जो खेलेगा वही टीम में रहेगा। यार 80 के स्ट्राइक रेट, शर्म करो, शर्म, अपने अल्फाजों पे शर्म करो। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इस बंदे का एटीट्यूड कहाँ है। चिवगम चबाता आता है, स्टाइल ऐसे मारता है जैसे हर मैच में सेंचुरी करता है, और दूसरों के ऊपर तनकीद का सिर्फ टास्क मिला हुआ है। मुझे ये साफ लग रहा है कि इसको किसी ने कान भरे हुए हैं कि हम आप क्यों लाए हैं, तो इसलिए इसके अल्फाज हमेशा ऐसे होते हैं। तो आगा सलमान की मुझे लगता है कि पक्की छुट्टी होनी चाहिए। और आखिरी जो 15 इनिंग्स खेली हैं सलमान आगा ने, उसमें से 11 बार उनका स्कोर डबल फिगर में नहीं जा सका। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद अगर सलमान अली आगा को कैप्टन रखा जाता है तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बुरा कोई नहीं हो सकता। तो मुझे अब लगता है कि जब पाकिस्तान टीम अगली अपनी T20 सीरीज़ खेलेगी तो आपको एक नई टीम, नई न्यू लुक टीम कह लें, दोबारा दिखाई देगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी अब यकीनी दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा मैनेजमेंट, ख़ास तौर पर आकिब जावेद, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ बाबर और रिजवान के बोझ में पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट होश के नाखून लेगी और सही फैसले करेगी, क्योंकि हमने अब आगे जो क्रिकेट खेलनी है वो बांग्लादेश, ओमान, UAE के खिलाफ नहीं खेलनी। साउथ अफ्रीका आ रही है, फिर श्रीलंका आ रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 है। हम अब मज़ीद मुहतमिल नहीं हो सकते इस बात के कि इन नाकारा प्लेयर्स को, जो कि छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें आप T20 वर्ल्ड कप 2026 में उससे आप उम्मीदें बांधें। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बहरहाल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट अच्छे फैसले करेगी और वो खिलाड़ी जो कि टीम पर बोझ बने हुए हैं वो बोझ उतार फेंकेगी।